Zero Academy। स्वागत है आप सबका। आज हम देखने वाले हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ एनी ट्रांसफार्मर। उसके साथ साथ हम इस वीडियो में देखेंगे ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है। सबसे पहले आपको यह बात अच्छे तरीके से पता है कि कोई भी जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, और ये बात आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जो है वो फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड होता है। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर काम करता है फैराडे के नियम पर, और कौन से नियम पर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के नियम पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, ये बात आपको पता है। एक होता है सेल्फ और दूसरा होता है म्यूचुअल। दो टाइप के इंडक्शंस होते हैं, सेल्फ इंडक्शंस एंड म्यूचुअल इंडक्शंस। अब आप समझिएगा, सेल्फ इंडक्शंस जो होते हैं वो होता है, मान लीजिए हम प्राइमरी वाइंडिंग पे करंट फ्लो करते हैं, तब के केस में सेल्फ इंडक्शन होगा प्राइमरी वाइंडिंग में, और इस वाइंडिंग के कारण म्यूचुअल इंडक्शन होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, और म्यूचुअल इंडक्शन होने के कारण ही सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट जनरेट होता है। बात समझ में आ रही है आपको? सबसे पहले हम इनपुट सप्लाई जो देते हैं वो किस में देंगे? प्राइमरी वाइंडिंग पे देते हैं। उसके कारण प्राइमरी वाइंडिंग पे सेल्फ इंडक्शन होता है, और इसमें फ्लक्स जो चेंज होता है उसके चलते सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन होता है, और यहाँ पे हमारा करंट जनरेट होता है, जिसके चलते ही हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। इतना बेसिक सी बातें जो है आपको पता है। इस इंडक्शन के कारण, इस सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यहाँ पर इस वाइंडिंग में एक ईएमएफ जनरेट होता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में कहेंगे विद्युत विभवांतर बल। तो ये जो ईएमएफ जो होता है ये जनरेट होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग पे, और उसी ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ एनी ट्रांसफार्मर की। जब तक हमें वो इक्वेशन नहीं पता होगा, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना ईएमएफ जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा प्राइमरी या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग पे। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि ईएमएफ इक्वेशंस किसी भी ट्रांसफर के कैलकुलेशंस के लिए किस तरीके से करते हैं। तो अगर हम देखते हैं, मान लीजिए ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग पे नंबर ऑफ टर्न्स, जो लपेटों की जो संख्या होती है, मान लीजिए हम उसको लेते हैं प्राइमरी को N1, सेकेंडरी को ले लेते हैं N2। ये क्या है? उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, जितने लपेट जो उसमें रहता है ये इसकी संख्याएं हैं। मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये होगा F1 और सेकेंडरी का होगा F2। क्लियर है? मीन्स जो भी होगा प्राइमरी साइड के लिए उसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो सेकेंडरी साइड के लिए होगा उसको हम 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने बताया यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण यहाँ पे एक फ्लक्स जनरेट होता है, जिसको हम मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स बोलते हैं, और मैग्नेटाइजिंग के कारण यहाँ पे हम एक स्मॉल m लिख देते हैं। तो फ्लक्स आपको पता है, इसके बारे में डिटेल नॉलेज है। तो ये फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न्स एंड फ्रीक्वेंसी, इन तीन चीज़ों पे निर्भर करता है हमारा ईएमएफ। तो मैं बात करूं कि ईएमएफ किन किन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो ये किन किन पर चीज़ों पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर, और वो क्या है? जिसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा मैं बात कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी जिसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और तीसरा जो होता है वो है हमारा मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। मैं सीधा फ्लक्स लिखता हूं, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीन चीजें हैं जिस पर ईएमएफ डिपेंड करता है। किस तरीके से डिपेंड करता है, इस चीज को समझने के लिए हम एक छोटा सा ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ बना हुआ है फ्लक्स और टाइम के बीच में। आपको पता है कि पोटेंशियल जो होता है या वोल्टेज जो होता है वो साइनसोइडल फॉर्म पे होता है। साइनसोइडल फॉर्म कहने का मतलब ये है कि V = V0 sin ωt, इस फॉर्मेट पे होता है। तो ये हार्मोनिक फंक्शन होता है, साइन का फंक्शन होता है। इसी के कारण जो फ्लक्स जो है या जो करंट का जो है उसके ग्राफ को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि साइन का ग्राफ कुछ इसी तरीके से बनता है।
तो अगर हम फ्लक्स और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, ये स्टार्टिंग 0 है, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है पाई पे, और ये हो गया 2 पाई पे, मीन्स कंप्लीट टाइम पीरियड इसका यहाँ से हम देखें तो ये है स्टार्टिंग हमारा t1 टाइम पाई तक, और दूसरा हम देखते हैं पाई से 2 पाई तक, ये हो जाएगा हमारा t2 टाइम। क्लियर है? ये चूंकि ये वाली जो लाइन है, खड़ी लाइन जो है वो फ्लक्स को दर्शाता है, तो ये जो होगा इसका मैक्सिमम फ्लक्स होगा, ये इसका मैक्सिमम होगा। और उसी तरीके से हम नीचे में बात करें तो ये जो लाइन, ये जो पॉइंट है, ये इसका मिनिमम होगा। क्लियर है? मैक्सिमम जो फ्लक्स होगा मतलब यहाँ से लेकर ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम फ्लक्स होगा, और इसको हम फाई एम से रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन पे। ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है इसलिए इसको प्लस से शो करेंगे, और उसी तरीके से इसको हम शो करेंगे माइनस के साथ फाई एम, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है। क्लियर बात है? दो चीज़ समझ में आया, 0 से पाई के बीच में मैक्सिमम फ्लक्स हमारा फाई एम रहा, और उसी तरीके से पाई से 2 पाई के बीच में हमारा जो फ्लक्स था वो माइनस फाई एम रहा। तो इस तरीके से फ्लक्स का चेंजेस होता है अल्टरनेटिंग करंट के केस में, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर में। बात समझ में आ रही है आपको? अब आप ये देखिए, ये है टोटल टाइम 0 से 2 पाई के बीच में। यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स जो है ये हाफ टाइम पे हो रहा है। अगर मैं मैं t1 का यदि मैं बात करूँ 0 से पाई के बीच, इस t1 की मैं बात करूँ तो t1 के हाफ टाइम पे हो रहा है फाई एम पॉजिटिव, मतलब मैक्सिमम कंडीशन। वैसे ये जो t2 है इसके हाफ टाइम में बीच में हो रहा है इसका मैक्सिमम या पिक वैल्यू माइनस फाई एम। बात क्लियर है? तो हम ये देखें तो टोटल यदि 0 से 2 पाई के बीच है, तो यदि मैं इतने की बात करूं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का, तो वो हाफ टाइम होगा हमारा, टोटल का हाफ टाइम होगा, जिसमें फ्लक्स मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जा रहा है। बात समझ में आ रही है? ये है आपका टोटल टाइम। क्लियर है? इस टोटल टाइम का ये होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ टाइम होगा, जिसमें वो मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जा रहा है। मतलब मैक्सिमम से मिनिमम कितने समय में वो चेंज हो रहा है, तो जो टोटल टाइम था उसके हाफ टाइम में। ये बात आपको समझ में आ गया ना कि टाइम जो है वो हाफ लग रहा है मैक्सिमम फ्लक्स से लेकर मिनिमम फ्लक्स की ओर जाने पे। इतना क्लियर है? तो हम देखते हैं कि ईएमएफ की हम बात कर रहे थे, तो एवरेज अगर हमको कैलकुलेट करना होगा उसका पोटेंशियल, एवरेज की यदि मैं बात करूं तो वो हो जाता है दिस मच इज इक्वल्स टू, जितना टर्न्स है उसका यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं चेंज इन फ्लक्स से, डिवाइडेड बाय टाइम। ये होता है हमारा फॉर्मूला एवरेज पोटेंशियल के केस पे। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। क्लियर है? हमने क्या निकाला, यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट किया पोटेंशियल के लिए एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ईएमएफ है वो किन चीज़ों पे निर्भर करता है, इन 3 चीज़ों पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, फ्रीक्वेंसी पे और फ्लक्स पे। तो किस तरीके से डिपेंड करता है, उसका आंसर यही है कि ई एवरेज इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा टर्न्स इनटू चेंज इन फ्लक्स, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारा टाइम टेकन। ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो आगे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है हमारा, ये तो n से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि मान लीजिए प्राइमरी साइड को लेते हैं तो n1, सेकेंडरी साइड को लेते हैं तो n2। तो अभी मैं जनरल फॉर्मेट पे यदि मैं बात करूं तो मैं उसको डायरेक्टली n से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। तो एवरेज टर्न्स के लिए हो जाएगा n इनटू चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो रहा है, देखिए पहले था टोटल पॉजिटिव फाई और फिर है निगेटिव फाई। तो अगर मैं चेंज को मैं दर्शाऊंगा तो कैसे लिखूंगा, पहले था ये माइनस और फिर माइनस हो जाएगा फाई एम, कुछ इस तरीके से। मतलब आप कभी भी चेंजेस निकालने के लिए क्या करते हो, एक में दूसरे को घटा देते हो। तो मैं एक में दूसरे को घटा रहा हूँ और दूसरा वाला पहले से ही निगेटिव है, डिवाइडेड बाई कितना टाइम ले रहा है, हाफ टाइम ले रहा है, t/2। दिस मच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा n इंटू, यहाँ से आप देखिए ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटू 2πm, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई t/2। क्लियर है ये चीज़? यहाँ से आप समझिए ये तो हो जा रहा है t/2, सो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमको मिलता है ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स n phi m डिवाइडेड बाई t। अब आप बोलेंगे
कि ईएमएफ तो हमने फ्रीक्वेंसी के टर्म्स पे बात किया था, लेकिन हम यहाँ पे तो टाइम के टर्म्स पे लिख रहे हैं। तो आपको ये बात भी तो अच्छे से पता है कि टाइम और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन क्या है। आपको पता है कि जो भी टाइम पीरियड जो होता है t इज इक्वल्स टू होता है 1/f। t है टाइम पीरियड, f है आपका फ्रीक्वेंसी। ये रिलेशन आपको पता है कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/f, या फिर फ्रीक्वेंसी आवर्ती जिसको हम कहते हैं। तो हम इस t की जगह लिख सकते हैं 1/f। सो दिस मच इज इक्वल्स टू 4n phi m डिवाइडेड बाई 1/f, कुछ ऐसा हो जाएगा। दिस मच इज इक्वल्स टू, ये जो f है ये वापस ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4n phi m, और उसके साथ फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ये है हमारा ई एवरेज का वैल्यू। क्लियर बात है इतना? ये है हमारा ई एवरेज का वैल्यू। हमने देखा ईएमएफ एवरेज की यदि मैं बात करूं तो ये हमारा मिल गया 4 टाइम्स phi m n इंटू फ्रीक्वेंसी। अब ये तो है हमारा एवरेज पे। अब आपको एक बात ये भी पता होगा बहुत अच्छे तरीके से कि फॉर्म फैक्टर एक टर्म होता है, फॉर्म फैक्टर विच इज इक्वल्स टू, ये बनता है आपका आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। किसी भी चीज का आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का अनुपात जो होता है उसको हम कहते हैं फॉर्म फैक्टर। डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप ध्यान पे रखिएगा। फॉर्म फैक्टर का वैल्यू होता है दिस मच इज इक्वल्स टू 1.11। ये कांस्टेंट वैल्यू है जो आपको हमेशा 1.11 मिलता है। तो ये है फॉर्म फैक्टर के वैल्यू। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, यदि आपको एवरेज का पता है तो आप यदि एवरेज इज इक्वल्स टू कैलकुलेट करते हो, सॉरी, आपको एवरेज का पता है, यदि आपको आरएमएस कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, इसको इस साइड पे ट्रांसफर कर दोगे। तो आरएमएस वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस मच इज इक्वल्स टू मिलेगा फॉर्म फैक्टर, मैं एफ से लिखता हूँ फॉर्म फैक्टर इनटू ये इधर आके हो जाएगा एवरेज वैल्यू। क्लियर बात है? तो यही कंडीशन तो यहाँ ऊपर में हमको मिल रहा है। हमने क्या निकाला यहाँ पे, एवरेज वैल्यू। हमें चाहिए किस में, आरएमएस में चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस एवरेज वाले में फॉर्म फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दूं। बात समझ में आ रही है आपको? तो दिस मच इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, यदि मुझे आरएमएस में चाहिए, कौन सा चीज आरएमएस में चाहिए, ईएमएफ जो है हमारा, ये जो ईएमएफ है ये हमें आरएमएस में चाहिए। तो दिस मच इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एवरेज वैल्यू जो है, तो एवरेज वैल्यू तो ये है, मीन्स ई एवरेज जो है, और इसमें हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा फॉर्म फैक्टर का। बात समझ में आ रही है आपको? सो दिस मच इज इक्वल्स टू एवरेज वैल्यू है हमारा 4 phi m n इंटू फ्रिक्वेंसी, और फॉर्म फैक्टर का वैल्यू होता है 1.11। सो दिस मच इज इक्वल्स टू 4.44 phi m n इंटू फ्रिक्वेंसी। दिस इज द ईएमएफ, सॉरी आरएमएस ईएमएफ ऑफ एनी ट्रांसफार्मर। और यही जो इक्वेशन है यही कहलाता है हमारा ईएमएफ इक्वेशन ऑफ एनी ट्रांसफार्मर। कब की कंडीशंस के लिए हम देख रहे हैं, आरएमएस वैल्यू यदि हमें कैलकुलेट करना है तब हम देख रहे हैं कि ई आरएमएस जो होता है वो 4.44 phi m, ये क्या है, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है आपका, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, लपेटों की संख्या है, एफ आवृत्ति है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका ईएमएफ ऑफ एनी, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ एनी ट्रांसफार्मर। ये बात क्लियर है? अब देखिए, ये तो मैंने निकाला जनरल फॉर्म पे। तो यदि इसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्म्स पे बात करें, हम बात करते हैं मान लीजिए प्राइमरी के लिए, तब ये क्या होगा, प्राइमरी के केस में E1, मैंने कहा प्राइमरी के लिए हमेशा 1 लेंगे, तो E1 आरएमएस वैल्यू पे यदि चाहिए होगा तो दिस मच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4.44 phi m, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स तो वही रहने वाला है, उसके साथ साथ ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स N1, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हमारा F1। बात समझ में आ रही है? अब आप बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो भी सेम होता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो फ्रीक्वेंसी जो होगा वो तो सेम होगा। तो हमको F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F ही रहने दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ तो सेम ही होने वाला है। मतलब F1 भी सेम होगा प्राइमरी के लिए और सेकेंडरी के लिए भी सेम होगा। तो मैं इसको F1 ना लिखे डायरेक्टली F ही रहने देता हूँ। तो ये हो गया प्राइमरी के केस में। यदि हम बात करते हैं सेकेंडरी का केस, तो वो हमको मिलता है E2 से, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ आरएमएस वैल्यू पे, सो दिस मच इज इक्वल्स टू 4.44 phi m इंटू फ्रीक्वेंसी।
ये इक्वेशन नंबर यदि हम इसको 1 ले लेते हैं और इसको हम 2 ले लेते हैं, तो प्राइमरी के लिए हमारा ईएमएफ इक्वेशन यदि बोलेगा तो क्या बोलेंगे, E1 4.445 m N1F। ये E2 यदि सेकेंडरी के लिए बात करता है तो E2 इज इक्वल्स टू, या ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग अगर बोलता है तो वो क्या हो जाएगा 4.445 m N2 फ्रिक्वेंसी। ध्यान रखना है, जिधर के लिए आप ईएमएफ निकाल रहे हो, प्राइमरी के लिए निकाल रहे हो तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जो लपेटों की संख्या है वो होगा। सेकेंडरी के लिए यदि हम निकाल रहे हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जितनी लपेट है या टर्न्स हैं उसकी संख्या जो होगा उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 इक्वेशन निकल गया और यही इक्वेशन हमारा कहलाता है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ एनी ट्रांसफार्मर। अब यहाँ से हमको एक अच्छी बात ये पता चलता है, यदि हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, कंपेयर करने का मतलब मैं सीधी सी बात करूं कि यदि मैं डिवाइड करूं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को यदि हम भाग दे देते हैं तो भाग देने से क्या मिलेगा, इस चीज़ को आप देखिए। डायरेक्टली यदि आप इसको भाग दोगे तो इधर आएगा E1, इधर आएगा E2, दोनों RMS में है। तो ये है हमारा RMS पे, दिस मच इज इक्वल्स टू 4.445 m N1 into F डिवाइडेड बाई 4.445 m into F, कुछ ऐसा मिलेगा। तो यहाँ से देखिए 4.44 कॉमन है, 5m कॉमन है, फ्रीक्वेंसी कॉमन है, तो रह क्या जाता है हमारा E1 अपॉन E2 विच इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। तो ये जो रेशियो मिलता है हमारा E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2, और इसी को मान लीजिए हम किसी कांस्टेंट के बराबर मानते हैं जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे ही कहा जाता है ट्रांसफॉर्मर रेशियो। और ये ट्रांसफार्मर रेशियो किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एनी कांस्टेंट K से। कभी भी ट्रांसफार्मर रेशियो की बात करेगा तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, ईएमएफ के टर्म्स पे E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। बात समझ में आ रही है, डायरेक्ट रिलेशन है। या फिर आप इसको उल्टा अगर लिखना चाहेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, E2 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। आप किसी को भी आगे पीछे डिवाइड कर सकते हो। ध्यान पे रखने वाली बात बस यही है इस चीज़ में कि आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये सेकेंडरी वाला है तो ये भी सेकेंडरी वाला है, ये प्राइमरी है तो ये भी प्राइमरी है। मतलब आप इसको जनरलाइज ऐसा लिख लीजिए कि जो ईएमएफ जो होगा प्राइमरी अपॉन ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। अब 1 2 चाहे जो भी हो, आप जिसको भी 1 2 मानो, जनरली हम प्राइमरी को ही 1 मानते हैं, सेकेंडरी को 2 मानते हैं, या तो आप सीधा प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए आप इस तरीके से लिख लीजिए। क्लियर बात है। तो ये जो है ये कहलाता है हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो। ट्रांसफार्मर रेशियो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, आगे आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर जो होते हैं वहाँ पे जो पावर जो होता है, अभी हमने देखा था इसमें, ये जो हमने ट्रांसफार्मर जो देखा था, तो इसका जो पावर जो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में, जो पावर होगा प्राइमरी के लिए और पावर जो होगा सेकेंडरी के लिए वो इक्वल होता है। कब की कंडीशंस में, जब वो आइडियल कंडीशन होगा तभी। कभी कभी ये कंडीशन भी पूछा जाता है, और इसका यूज़ कहाँ पे आएगा, किस तरीके से कॉन्सेप्ट को डील करना है, मैं आपको करंट ट्रांसफार्मर और जब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ पे बताऊंगा कि ये पावर बराबर होता है, उसका क्या बेनिफिट होता है और किस तरीके से उसको डील करते हैं। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आया होगा। ईएमएफ इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसफार्मर रेशियो, यहाँ से श्योर है क्वेश्चन आपके आते हैं। ईएमएफ इक्वेशंस की मैं बात करूँ तो किस पर डिपेंड करता है, एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछा जाता है आपका, ये बात ध्यान पे रखिएगा कि इन तीन चीज़ों पे निर्भर करता है। इसके साथ साथ डायरेक्टली एक फॉर्मूला आपको पूछा जाता है एवरेज की कंडीशन पे ईएमएफ को, तो हर बार क्या हो जाता है, हम 4.44 से रटे रहते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। ध्यान पे रखिएगा, एवरेज की बात कर रहा है तो उस कंडीशन में केवल 4 होता है। जब हम RMS में चेंज करते हैं तब हमारा वैल्यू जो होता है वो 4.44 चेंज होता है, और कुछ इस तरीके से हमको मिलता है RMS के कंडीशंस पे 4.445 m n इंटू फ्रिक्वेंसी। क्लियर है। इसके अलावा फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला पूछा जाता है और इसका वैल्यू कितना होता है, ये डायरेक्ट एज ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए हो, या तो फिर आप अभी जो अपने ट्रेड से संबंधित जो भी व्यवसाय जो हैं आपके, उसमें जब आप एग्ज़ाम दिलाओगे तो उसमें ये चीज़ पूछा जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो पूछा जाता है वो है आपका ट्रांसफार्मर रेशियो के, और ये वाला आपका इक्वेशन।
तो ये आपको ध्यान रखना है, इतनी सारी बातें। डेरिवेशंस किस तरीके से हुआ आपको चाहे वो याद रहे या ना रहे, पर मैंने जितनी सारी बातें आपको बताया उतनी बात आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो अभी के लिए बस इतना ही। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे, या फिर टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, या फिर आप हमारे जीरो अकेडमी के FB पेज पे आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर हमारे ब्लॉगर में कांटेक्ट कर सकते हैं। इन सब का डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। सो स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।